देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बिलाखिर खान साहब को कराची आमद का ख्याल आ गया। 2 नफिल वाजिब हैं हर कराची वाले पर कि बहरहाल इमरान खान साहब अपनी मियाद में, मुद्दत मियाद में ही, बल्कि उसके आगाज़ में ही, आगाज़ कह दीजिए क्योंकि महीना तो गुजरने वाला है, खान साहब को कराची आने का ख्याल आया। वैसे भी न मज़ार क़ायद कहीं जा रहा था, न क़ायद आज़म को जल्दी थी। खान साहब बहरहाल पहुँच गए। 2-3 सवालात हैं। खान साहब का ये दौरा मच अवेटेड था, लेकिन इसमें ये PF का तैयारा, ये थोड़ा सा मसला है, क्योंकि वो कनाडा के और पता नहीं कौन से मुल्कों के जहाँ जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खान साहब वहाँ पे बताते थे कि उसका वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे आता है और फलाना ठिकाना। हालांकि मुझे उनके साइकिल पे आने से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे उनके PF के तैयारे में आने से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं किसी पार्टी की हिदायत पर ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे चेक मिलेगा। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि यही सब हरकत व सकनात हमारे पिछले सुदूर और वज़ीर-ए-आज़म की भी थी। कल आरिफ अलवी साहब के बारे में जो कुछ भी मैंने कहा, उसका रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक मिल रहा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बड़ी तक़वियत मिली आज की इस एपिसोड को करने में भी। खान साहब का ये दौरा मच अवेटेड था। बहरहाल खान साहब आए, मज़ार क़ायद पर हाजिर हुए, कायद को श्रद्धांजलि दी, फातिहा ख्वानी हुई कायद आज़म की मज़ार पर। मेहमानों की किताब में उन्होंने अपने तासुरात का इजहार भी किया। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उनके साथ मौजूद थीं। मुराद अली शाह साहब ख़ुद, और राशिद मिन्हास के बारे में जो इंसाइक्लोपीडिया तहरीर किया है गवर्नर सिंध ने, जिसमें उन्होंने बताया था कि राशिद मिन्हास शहीद की बेवा ने शादी नहीं की, वो भी उनके दाएँ हाथ पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काफ़ी कंसर्न दिखाई दिए इस दौरे में। अपने दौरे में उन्होंने मज़ार क़ायद से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस का रुख किया और वहाँ अमन व अमान से मुताल्लिक़ एक अहम इजलास की सदारत उनको करनी थी। लेकिन इस इजलास में, जो कि इंतहाई संजीदा था, उस इजलास से पहले ही मुझे और आपको रंजीदा करने वाली एक हस्ती, दिखाओ आमिर लियाकत को भाई। आमिर लियाकत सूट बूट में आया, कन्हैया वहाँ पहुँच गया। वो बड़ा बड़ा से लिखते हैं ना, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दूसरों की पगड़ी बैठ करके उछालते थे। अब अदालतें जा रहे हैं, जाके माफ़ी मांग रहे हैं, और मज़े की बात, अब अदालतों में भी सुनवाई नहीं हो रही। अब ज़रा देखिए, जल्दी झूठ का शॉर्ट कोर्स भी शुरू करवाने वाले हैं, डिप्लोमे की क्लासेस भी होंगे, हेडेड बाय आमिर। अब देखिए ज़रा क्या मंजन वो बेच रहे हैं अपनी जंबील में से निकाल करके। दिखाओ यार ज़रा। दिन लगा दिए कराची आने में वज़ीर-ए-आज़म ने, सर थोड़ा सा देर आए दुरुस्त है। अभी क्या क्यों रुके हुए हैं? आपको जाने नहीं दे रहे? क्या मामला? जाने नहीं दे रहे की बात नहीं, नाम अंदर क्यों बना रहे भाई, ऐसी बात यार। अच्छा, तरीक़ेकार होता है, अंदर नाम लिखा हुआ होगा, चेक करके फिर जाएंगे। फिर मीटिंग है, मैं शायद पहले आ गया हूँ, शायद 10 मिनट पहले आ गया। आप 10 मिनट पहले आ गए? क्या खुशी बहुत थी इसलिए पहले आ गए? नहीं, वक्त से पहले पहुँचना चाहिए। वक्त से पहले ही पहुँच गए हजरत आप। 500 साल पहले पहुंचे आप। आपको कम से कम 500 साल बाद आना चाहिए था। लेकिन जब आप आ गए, और तरबियत भी कायदे तहरीक ने की है, वो जहरीला पानी मार मार के, तो कितने जहरीले होंगे, अल्लाह माफ करे आप। अच्छा, शर्म की मजे की बात यह कि दूसरों को शर्म दिलाते हैं, बैठ करके इंडिया वालों को ललकार रहे हैं अपनी नहीफ और नज़दार आवाज में। इंडिया वाले भी हंसते होंगे। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होना चाहिए था जिस शख्स को, वो बाकायदा यहाँ रिलीजियस स्कॉलर था, महफिल में झूम झूम करके पब्लिक को रुलाया करता था। और पब्लिक के बारे में मैं क्या कहूँ, ये वही पब्लिक है ना जो MQM को वोट देती थी। ये वही पब्लिक है जो मेंबरों मेहराब पे बैठ करके और मसलकों में बटी हुई है, आज भी है। क्या है यार, हमारे मसीहा कैसे 10 मिनट पहले आ गया तो 10 मिनट बाद तो अंदर जाना चाहिए था। नहीं गए इसलिए कि रिकॉर्ड है। अच्छा, एक बात और, आप मेरी शिकायत लेकर के वहां मत जाइएगा जहां आमिर खान साहब गए थे, क्योंकि आपके साथ भी फिर वही होगा जो उनके साथ हुआ, टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। आमिर लियाकत, गुस्सा आ रहा है, पानी पी लूं पहले। अल्लाह अकबर। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरे में सिक्योरिटी इदारों से ब्रीफिंग ली, अमन व अमान के हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया। सिक्योरिटी इदारों ने उन्हें बताया कि अमन व अमान के हवाले से जो हर्डल्स हैं, मेरा ख्याल है गालिब इम्कान तो यही है, क्योंकि जितनी मुक़्तदर हस्तियाँ इस मीटिंग में मौजूद थीं, वहाँ कोई काम की बात ही हुई होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। अच्छा, इस्तफसार पे मुझे ये इस्तफसार करना है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था
सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई थी जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल काली भेड़ों पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था। ये उन दिनों की बात है जब कराची में होलसेल में जमहूरियत फल फूल रही थी, जमहूर दर्जनों के हिसाब से मर रही थी और जिए भुट्टो चल रहा था और मफाहमत का दस्तरखान बिछा हुआ था। सबको अपने अपनी बसात की बोटियां नसीब हो रही थीं। सिक्योरिटी इदारे कराची में मौजूद थे। वजीर आजम बाद में वो बने मियां नवाज शरीफ साहब। एक इंतहाई अहम तरीन इजलास में जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत के हवाले से हो रहा था, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हाजरीन को हंसा रहे थे। ये हैं हमारे मसीहाए कराम। कराची में दर्जनों के हिसाब से लाशें उठ रही थीं, किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही थी। फाइनली कराची ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उस ऑब्जर्वेशन की तरफ आऊंगा, उसका क्या बना कौन बताएगा? पुलिस डिपार्टमेंट में हुई सियासी भर्तियों को क्या करेंगे आप? कुछ वो जो मुत्तहदा के पेरोल पे थे, कुछ वो जो लियारी गैंग वॉर के पेरोल पे थे और कुछ वो जो डबल विकेट पे खेल रहे थे। क्या आज कराची पुलिस का दामन साफ हो चुका है? मौलाना तारिक जमील हेड बना दिए गए उनके। मासूमियत की भी कोई इंतहा होती है। जहां से शुरू करना चाहिए प्रेजेंटेशन में वो जिक्र था या नहीं, ये पूछना है। मुराद अली शाह साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये बताया कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े तो हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। वो ये बताना भूल गए कि जो उनका दौर हुकूमत था उसमें भी एक वक्त में मैं तमाम दौर की बात नहीं करता, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ था। कराची में स्ट्रीट क्राइम की जड़ कराची पुलिस है और कोई नहीं है। इस वक्त भी आप देखिए मुताद्दिद जगहों पे जितने लोग पकड़ धकड़ मची है, उनमें अक्सरियत नहीं, उनमें काफी सारे लोग पुलिस के अपने। पुलिस की मर्जी के बगैर कराची में कोई किसी की अंगूठी छीन लेगा, ये मुमकिन है? कोई किसी की रोटी छीन लेगा, ये मुमकिन है? मैं जाती बात बता रहा हूं। मैं किसी जगह अगर खड़ा हूं, प्राइवेट अपनी लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर वहां पुलिस की मोबाइल नाजिल हो जाए तो मैं वहां से हट जाता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है यहां डकैती होगी। ये इतने हाजी लोग हैं, ये सब सेटिंग वगैरह करा करके मोस्टली ये सारे काम कर रहे होते हैं। कराची का एक इतना बड़ा नेक नाम पुलिस वाला, 400 से ज्यादा खिलाड़ी आउट कर दिए उसने, किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। खैर अब इस डिटेल में चला गया तो वो पुलिस वाला तो बुरा मानेगा, उसके सपोर्टर्स, उसके फैसिलिटेटर्स को भी बुरा लग जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि तरजीह मेरी अमनो अमान है। अब यहां पे ये लतीफा है, एमक्यूएम को जरा इन करो भाई, तरजीह आपकी अमनो अमान है तो एमक्यूएम आपके पास क्या कर रही थी? मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह माफ करे कोई बार में बैठ के और दीन की तबलीग कर रहा हो, इल्ला माज़ल्ला। अमनो अमान तरजीह तो एमक्यूएम का क्या काम है बंदे खुदा? अमनो अमान का बेड़ा गर्क तो एमक्यूएम नहीं किया था ना मेनली, बाद में फिर पीपल्स पार्टी की भी जाहिर है कि लियारी गैंग वॉर और ये और वो सब शमूलियत हुई थी। बताया गया है, खालिद मकबूल सिद्दीकी बता रहे थे कि हमने मरदमशुमारी पर बात की है, हमने कराची पैकेज पर बात की है, हमने जो है इस पर बात की है, उस पर बात की है। रावियान रिवायत बताते हैं कि इन्होंने केपीटी में वो जो एक इंतहाई हसीन आदमी था, अजीब सा बाबर गौरी, जिसने सैकड़ों मुलाजिम भर्ती कराए मुत्तहदा में, और उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन ये थी कि वो अल्ताफ हुसैन के चमचे थे। ये बताया गया है कि वो उन चमचों का मुकदमा लेकर केपीटी में जो भर्ती हुए हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के पास फरियाद लेकर पहुंचे थे। ये टिकर भी क्या बता रहा है भाई? केपीटी मुलाजमीन को फारिग करने पर वजीर आजम से सवाल किया कि क्या हुकूमत आते ही इनको फारिग करने का प्रोग्राम है? वजीर आजम ने इत्तेफाक किया कि किसी को बेरोजगार नहीं करेंगे। वजीर आजम से समंदर पार की वजारत देने की बात भी हो रही है। अल्ताफ भाई को सपोर्ट कैसे मिलेगी? समंदर पार ही तो बैठा है वो। मेयर कराची में दीद को पहुंचे थे। बेबसी का नया नगमा जारी। मेयर कराची क्या कहते हैं? दिखाओ ना यार, मेयर कराची को तो दिखाओ। मेयर कराची, ये देखें पानी डाल रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं आइंदा चंद दिनों में जो वफाकी काबीना के वज़रा हल्फ उठाएंगे उनमें एमक्यूएम पाकिस्तान का भी एक वजीर शामिल होगा और यूं माजिर अवाम के तमाम दुखों का हल हो जाएगा।
लापता अफराद का नगमा भी गाया खालिद मकबूल ने। दोबारा मैं आता हूं, जब वजारतें मिलती हैं तो लापता अफराद को भूल जाते हैं क्योंकि अपना माल सीधा हो रहा होता है, हिसाब किताब। लेकिन जैसे ही कोई मामलात आते हैं तो लापता अफराद की छतरी उठा करके और आ जाते हैं। ये लापता अफराद जो आपके चाचे मामे हैं, ये उनको उसी वक्त क्यों याद करते हो जब मुसीबत आती है? जिस वक्त गवर्नर था वो गिटारिया, उस वक्त कहां थे? जिस वक्त ये 12 से ज्यादा वजीर और मुशीर लेकर के बैठे थे, उस वक्त क्यों लबों पे अल्फी लगाई हुई थी? शर्म तुमको मगर नहीं आएगी। अल्ताफ हुसैन ने पाला है ना। और फरमाते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने कराची को तबाह बर्बाद किया। हुकूमत सिंध कराची को वडेरे की औताक की तरह चलाती है। नवाज शरीफ के साथ बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी इन हुकूमतों में शामिल नहीं थे, बाहर आ जाते। ये तो बहुत खराब लोग हैं, इनसे तो अगले हिस्से में प्रोग्राम की बात कर लेंगे। आप तो बड़े रोशन ज़मीर हैं हजरत। आप क्या कर रहे थे स्टेज पर जब वो ऑल फॉल बकरे होते थे, वहां से वो देवहैकल आपके कायद, तो आप भी थे ना जी भाई करने वालों में। उस वक्त ये रोशन ज़मीरी की बातें नहीं आई थी। और फरमाते हैं पीपल्स पार्टी की 10 साल हुकूमत में एक बस भी कराची को नहीं दी गई। ये नहीं बता रहे कि एमक्यूएम के कितने मिनिस्टर रहे हैं ट्रांसपोर्ट की वजारत पर काबिज। आदिल सिद्दीकी अपना वलीमा करवाने के लिए उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड को मेरे सामने टेलीफोन किया था। 1 करोड़ रुपए चाहिए कराची के अवाम की फलाह बहबूद के लिए। कहां है आदिल सिद्दीकी? तमाम महाजिर अवाम के घरों में नकब लगा करके किधर बैठा है? ये नहीं बताएंगे। और कोई मजे की बात, सहाफी बरादरी, यार कैन यू बिलीव, ये लोग माइक लेकर के आगे पीछे घूम रहे होते। यार कोई काम का सवाल कर लो भाई, उसको नाराज कर दो कोई। ये नहीं होगा। नायक फिल्म में क्या नाम था उसका यार, अमरीश पुरी, एक इंतहाई खतरनाक जुमला उसने सहाफी बरादरी के बारे में बोला था, जुज़वी तौर पर इत्तफाक किया जा सकता है। वो जुमला क्या था, वो नायक फिल्म में आप देख लीजिएगा। मजीद फरमाते हैं शहरियों को पानी से तरसाया और सेवरेज से सड़कों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जो कराची को बेहतर करना चाहते हैं। आमिर लियाकत रिटर्न्स, कैन यू बिलीव? ये वो आदमी है जो स्टेज पे चढ़ के मुस्तफा कमाल, फलाना, आमिर लियाकत और क्या नाम है, इमरान खान के बारे में क्या क्या बातें करता था। और अब वो कह रहे हैं वो वाहिद वजीर आजम है जो कराची के अवाम को सामने रख करके कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। या टाइटल चेंज करना चाहिए था, शर्म तुमको मगर नहीं आती वो लिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि गवर्नर हाउस में फंड रेजिंग डिनर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शिरकत कर रहे हैं, दिलों को भरमा रहे हैं। अब ये एक अलग बात है कि ताजिर बरादरी इस वक्त क्या सोच रही है। वो बेचारी टैक्स रिलीफ की मुंतज़िर थी, पता नहीं मिला कि नहीं, अभी तक कोई खबर तो मैंने नहीं सुनी। कराची के अवाम किसी कराची पैकेज के मुंतज़िर थे, वो कराची को मिलेगा या नहीं, क्योंकि सवाबदीदी फंड्स पर तो झाड़ू फेर चुके हैं। लेकिन चूंकि आप वज़ीर आज़म है इसलिए दे भी सकते हैं, देना अगर चाहें। कराची के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कराची ये है, कराची वो है, कराची माशी शहरग है, कराची फलाना है, कराची ठिकाना है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन कराची को खान साहब अपनी जंबील में से देने के लिए क्या है, ये देखना है इस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, इमरान खान साहब के इस दौरे के हवाले से, इसके महासिलात के हवाले से कराची के अवाम को, कराची की ताजिर बरादरी को, फलाने को और ठिकाने को पता नहीं क्या क्या हासिल हुआ है। जो कुछ हासिल हुआ और जो मुझ तक नहीं पहुंच सका, जो मुझे आप तक पहुंचाना है या जो मेरे गेस्ट आप तक पहुंचाएंगे, उसका अहाता करेंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में, क्योंकि ये फतवे का सेगमेंट यहाँ समाप्त होता है। यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों को तारुफ आपसे कराऊंगा। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शहराम तरकई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। अली मूसा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शहराम साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए ये जानने की जिसारत करूँगा, बल्कि कोशिश करूँगा कि कराची वालों के लिए इमरान खान साहब की जंबील में, उनके दामन में, इस दौरे में क्या कुछ है जिसका ऐलान अब तक नहीं हो सका। कराची वाले बेचारे दीदा दिल फिराश किए हुए सिर्फ टीवी देखे जा रहे हैं,
खबर कोई नसीब नहीं हो रही। शुक्रिया सदीकी साहब। देखें, पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि वज़ीर आज़म साहब जब कराची गए तो उन्होंने जो मीटिंग्स की, उन्होंने सिचुएशन को असिस्ट किया कि एनालाइज किया कि कौन कौन से वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं। कराची को अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से देखें तो पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर जो है, फाइनेंशियल हब जिसे कहते हैं, और जो बहुत ही जो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, उसको वो तवज्जो नहीं दी गई जो कि होना चाहिए था। तो खान साहब जो गए हैं कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची वालों ने खान साहब को मैंडेट भी दिया है, काफ़ी MNAs दिए हैं, काफ़ी MPAs दिए हैं, और इस शहर के बारे में खान साहब जो गवर्नमेंट में नहीं थे तो इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते थे। देखिए, सबसे पहला मसला कराची का साफ़ पीने के पानी का है, जिसको वो हल करेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने अपनी बातों में भी और वहाँ पे अपनी डिस्कशंस में किया है। दूसरा, आप जो रिंग रोड की वो बात करते हैं कि कराची का बड़ा कंजस्टेड शहर है और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसको डेवलप करना है, उसको वो इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। कराची का एक प्रॉपर जो उसकी ग्रोथ हुई है वो बड़ी अनप्लान्ड है, जो कहते हैं कि इसका एक मास्टर प्लान होना चाहिए इस पूरी सिटी का, और इसको एक नए सिरे से इसको डेवलप करना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप जाके स्ट्रेट अवे ऐलान करते हैं, आप पहले चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, फिर एक्सपर्ट से बात करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को देख के फिर कराची को आप डेवलप करते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कराची को और कराची वालों को मायूस नहीं करेगी, बल्कि इंशाल्लाह उनके ये जो तकलीफ़ात हैं उनको समझते हैं और उन तकलीफ़ात को कमी लाने में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, और इंशाल्लाह कराची को हम एक नया कराची, जो रोशनियों का शहर कराची जिसे कहा जाता था, इंशाल्लाह उसको हम वो कराची बनाएंगे। ठीक है, मेरे साथ अली मूसा गिलानी साहब मौजूद हैं। सर, आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। अली साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, ये मुझे बताइए, कराची के फ्यूज पर, उसके फजाइल पर रोशनी डाली शहराम तरकई साहब ने। हालांकि मेरी पैदाइश यहीं की है और बावजूद कोशिश के मैं यहां से निकल भी नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए आप मजबूरी का सौदा कह लिए या ये रजामंदी का। लेकिन सर, ये मुझे बताइए, कराची एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, अल्लाह माफ करे, आप क्यों निकलना चाहेंगे यहाँ से? नहीं सर, मतलब कराची में इस्लामाबाद भी तो है ना, क्या कराची से प्रोग्राम करवाते रहेंगे क्या? मतलब आगे बढ़ने का मौका भी दिए। प्रोग्राम आप हर जगह पे करें, लेकिन कराची तो एक बहुत ही अच्छा शहर है। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अभी इमरान खान साहब पहली दफा आए हैं वजीर आजम बनकर, तो हमें एकदम ही उन पर नहीं अटैक करना चाहिए। गिव हिम सम टाइम, जो कि हम सबकी इस वक्त स्ट्रेटजी है। पहले तो हमारा ये बिल्कुल हमारी पार्टी का भी ये प्रोग्राम नहीं है कि हम इन पर तनकीद करते रहे कि वो आए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे शहराम साहब ने भी बात की है, ये बात हम बड़ा सुनते आते हैं कि हर दफा वजीर आजम आता है, वो कराची में आते हैं और वो कहते हैं कि हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एक बात अवाम को और पब्लिक को ये आपका काम है उनको ये बताना कि NSC अवार्ड के बाद और 18वीं तहलीम के बाद सूबे बहुत खुद मुख्तार हो चुके हैं। ये लोग, हमें पैसा चाहिए कराची को, सिंध गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होगा रिंग रोड बनाने के लिए, पानी को ठीक करने के लिए। ये हमारी मदद करेंगे तो ये इसका क्रेडिट लेंगे और लें, हमें क्रेडिट देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वो ग्रीन लाइन चलानी थी नवाज शरीफ साहब ने, मुझे तो नहीं पता अभी तक वो भी नहीं चली ग्रीन लाइन। इसी तरह ये भी आकर 2-3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्टिंग ही करते रह जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट को या हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, पंजाब को, KP को, बलोचिस्तान को, वफाक से जो भी सपोर्ट दे हमें, हम इनको सर आंखों पर तस्लीम भी करेंगे और इनका क्रेडिट भी देंगे उसको, क्योंकि इमरान खान साहब पूरे मुल्क के वजीर आजम है। अगर उनको कराची में वोट ना भी देता कराची, तो फिर भी उनको उसके लिए काम करना चाहिए। अगर सिंध में उनको लाड़काना में कोई सीट नहीं मिली तो इसका मतलब है वो लाड़काना के वजीर आजम नहीं है, वो है हर जगह के वजीर आजम। लेकिन अभी इस चीज को ये समझना है, पहले तो
बावर करानी है चीजें। अभी तो वो ये एक रूटीन का दौरा था जिसमें एमक्यूएम मिली उनको, एमक्यूएम ने अपनी डिमांड दी जैसे वो हर किसी को देते हैं। फिर सिक्योरिटी पे मीटिंग हुई, हर वजीर आजम कराची में आता है सबसे पहले सिक्योरिटी पे मीटिंग करता है। कभी वाना में जाके तो वजीर आजम ने सिक्योरिटी पे मीटिंग नहीं की, उन्होंने GHQ में भी सिक्योरिटी में मीटिंग की, ISI के दफ्तर में भी उन्होंने सिक्योरिटी में मीटिंग की, कराची में भी वो सिक्योरिटी में मीटिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं और अब उनको एक नए वो पुराने पाकिस्तान के जो कायद थे, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार पर उन्होंने हाजिरी दी है। उनको वो कहकर आए हैं कि अब हम नया पाकिस्तान बनाने लगा हूं, जैसे कि PTI वाले इनको कायद आजम सानी भी कहते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इनको बजाय इसके कि ये सिर्फ अब सोशल मीडिया पर और मेरे साथ रहिएगा सर। सोशल मीडिया का जायजा लेने से पहले मैं जरा शहराम तरकई साहब के पास चले जाऊं। सर शहराम साहब, आपने अपने जवाब में, गुज़िश्ता जवाब जो आपने मुझे इनायत किया, जिसके लिए मैं कई हज़ार दफ़ा आपका शुक्रगुजार हूं, आपने कहा हम सोचेंगे समझेंगे। मुझे फिल्म कर्मा में अनिल कपूर का वो डायलॉग याद आ गया जब दिलीप कुमार ने उनसे कहा सोचो समझो परखो फिर गोली चलाओ। तो जवाब में अनिल कपूर ने कहा सोचूं समझूं परखूं, इतनी देर में तो दुश्मन गोली मार के चले जाएगा। ये जितनी देर में हमारे वज़राए आज़म, साबिक़ वज़राए आज़म भी, अभी देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी ईमान अफरोज़ बातें अली मूसा गिलानी साहब ने मुझे बताई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये किसी और मुल्क की बात हो रही है। इमरान खान साहब के दौर से पहले कराची में जो है वो दूध और शहद की नहरें बह रही थी, इमरान खान साहब ने सब आकर के बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये मुझे बताइए सर, आपकी सोशल मीडिया टीम सबसे ज़्यादा मसाइल की जड़ है। प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट। एक तो सोशल मीडिया का नाम इन्होंने लिया इसलिए मुझे याद आ गया, एक तो उन्होंने आज सुबह से ब्लूमबर्ग पे इल्ज़ाम धर दिया है कि उन्होंने असद उमर को बेहतरीन वज़ीर ख़जाना का टाइटल दे दिया। सर उन्होंने कौन सी तोप चलाई है? अभी तो आकर के सिर्फ वो कहते हैं अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। ये ब्लूमबर्ग को क्या पड़ी थी? किस अल्लाह मारे ने उनको सबसे बड़ा अच्छा, सबसे बड़ा तोप तस्लीम कर लिया? एक ये मसला है मेरा। दूसरी बात, ये 8 भैंसें जो हमारे गले पड़ी हैं, इनसे कोई पूछे कि हो भैंस और आकर के लड़ी हो हमसे। ऊपर से सेनेटर फैसल जावेद साहब सेनेटर हैं, मेरे शो में आते रहते हैं, मेरी तारीफें फरमाते रहते हैं, लेकिन सर ये मुझे बताइए उनको क्या पड़ी थी कि वीडियो कैमरा लेकर के भैंसों के फ्यूज, उनके दूध के फजाइल के बारे में और नवाज शरीफ साहब की जो शौक थे उनके बारे में कौम को आगाही देते फिरें? और मसाइल नहीं है क्या पाकिस्तान में? देखिए सदीक साहब, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह गिलानी साहब ने कहा कि चीज़ों को समझ, एटलीस्ट 30 दिन हुए इस हुकूमत को स्टार्ट हुए आप स्ट्रेट अवे तनकीद नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि आप एक ब्रीदिंग स्पेस देते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, वो कराची गए, कराची के इलेक्टेड जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मिले, गवर्नर से बात की, प्रेसिडेंट जी भी वहाँ के, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कराची से ताल्लुक़ है, उनसे भी उनको मसाइल का और उनको पता है। और उन्होंने ये कहा कि सिंध हुकूमत के साथ मिल के इन मसाइल का हल तलाश करेंगे और इन मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पहली की तरह नहीं है कि जी ये यहाँ पे क्योंकि हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाक में तहरीक इंसाफ की है, तो खुदा न ख्वास्ता क्या होगा। ये हुकूमतें जिस पार्टी की भी हैं, वो वजीर आला पूरे सिंध के हर पार्टी के जो भी लिया है। Got your point, सर मैंने जो सवाल आपसे पूछने की जिसारत की, काइंडली अगर आप उस तरफ आएं, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जो वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने समझा है, उन्होंने बात की होगी, वहाँ पे वज़ीर आला बैठे थे उन मीटिंग्स में, उनको भी पता है, जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो चीज़ें छुपाते नहीं हैं, जो क्लियर एक बात करते हैं और वो एक मुल्क के लिए लगे हुए हैं। उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। दूसरी बात, आपने जो असद उमर की बात की, असद उमर, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदे हैं, उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उनके इरादे बिल्कुल नेक हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी की चेयरमैन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है असद उमर को। एक क्राइसिस में एक मुल्क डेट में फंसा हुआ है, 30,000 अरब करोड़ रुपए का कर्जा है, रोजाना 6 अरब
रुपए जी सर, उसका बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल इंटरेस्ट आता तहरीक है। इंसाफ के तो अक्सर इन रहनुमाई सारी crisis में बातें जो बताते बंदा रहते हैं, बैठ के लेकिन अगर काम काइंडली करेगा, आप ये बताएं उसको कि ब्लूमबर्ग ने कब इनको बेहतरीन वजीर खजाना का टाइटल दे दिया? ये तो डिटेल ज्यादा मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में जितना मैं असद उमर को खुद जानता हूं, जितना मैंने उसके करीब काम किया है और मैं उनको जानता हूं, ही इज अ वंडरफुल पर्सन, इंतहाई इंटेलिजेंट है। अच्छा सर, आप भैंसों पे आ जाएं। ऑनेस्ट है और उनकी विल पावर, और वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका साथ देगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उनका हामी नासिर हो, और इंशाअल्लाह बेहतरीन काम करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा मेरी उनको जिंदगी में आप उनको टाइम लग जाए। सर लेकिन भैंसों ने क्या किया था? ये भैंसों के बारे में, भैंसों की फ्यूज पे मजमून लिखने की क्या जरूरत थी? भैंसों का जो मसला है, देखिए मैं ये छोटी छोटी चीजें ये सिंबॉलिक होती है। आप इस चीज को सदीकी साहब समझें कि जिस मुल्क में लोग भूख से मर रहे हो, जिस मुल्क में लोग कर्जा कितना पिछले 10 साल में 6,000 अरब से 30,000 करोड़ अरब तक पहुंच गया हो, और उस मुल्क में वजीर आजम शाहाना जिंदगी गुजारे, ये जुल्म है इस मुल्क के टैक्स पे। सर अली मूसा गिलानी साहब, इससे पहले कि मुझे ब्रेक की खबर सुना दी जाए, सर मैं आपकी तरफ आऊंगा, शहराम तरकई साहब की इजाजत से मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये मुझे बताइए, वाकई बात तो ठीक है, जिस मुल्क में लोगों को पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं, एक हफ्ते में पीपल्स पार्टी ने, मैं पीपल्स पार्टी को सलाम तहसीन, बल्कि दोनों हाथ से सलाम करता हूं, आपने एक हफ्ते में 60 डैम बना दिए। सर ये इसके लिए मजदूर कहां से आए थे? ये रातों रात काम कैसे हो गया? ये कंसेक्यूटिव तीसरा शो है मेरा, इसी हवाले से मैं जानना चाहता हूं। मुर्तजा वहाब साहब ने बताया कि हम 5 साल में 122 बना देंगे। सर यहां तीसरा डैम गले पड़ गया है, उसके लिए दबा के चंदे हो रहे हैं, और ये 122 डैम अकेले रातों रात बना गए आप लोग, हमें पता ही नहीं चला। जी नहीं, आप डैम की, कौन से डैम की किस तरह बात कर रहे हैं? देखिए हमें सबसे पहले ना, देखिए सदीकी साहब, आप भी जिन्हें जब शो किया ना, शो जब आपने शुरू किया, तो सबसे पहले आपने भी एक मादरताना रवैया तैयार किया कि मैं मादरत चाहता हूँ, अपने आप को डिफेंसिव लेकर गए आप कि मैंने पैसे नहीं लिए हुए तहरीक इंसाफ से या किसी और से। तो मैं तो बबांगी दोहल कह रहा हूँ, ये तो मैं दोबारा कहूँ, मैं तनकीद कर सकता हूँ इमरान खान पर। देखिए हमें एक तो एज एन एंकर अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। अब हमें जो है ना, अब जैसे शहराम भाई ने कहा कि ये एक दिखावे के लिए था, एक जैसे भी था। अब पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई दिखावे के लिए बहुत कुछ कर रही है। वो ये कह रही है कि मुल्क में पानी बहुत बुरा है, लोग बहुत पानी कस्ता पानी पी रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान कौन सा पानी पी रहा है? फिर वो भी वही पानी पिए? नहीं, वो नहीं पी रहा पानी। वो सिर्फ ये कह रहे हैं मैं महंगे घर में नहीं रह रहा। सारी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में होती है। ये लोगों को मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में माली काम नहीं कर रहा है इस वक्त? एक घर अगर बंद भी है तो उस पर उतना ही खर्चा होगा, उस पर 50 मुलाजिम होंगे, वो ये कह रहे हैं 2 मुलाजिम है। पूरा पीटीआई, हमें इस चीज से निकलना है, अच्छी बात है, लेकिन 2 करोड़ रुपया डेली का बचाकर साल का 50 करोड़ रुपया बचा के डैम नहीं बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई खर्चा जरूर होगा। जब साल में बाद बजट आएगा तो हम बजट देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे टोटल कितना खर्चा हुआ, 2 बंदों से कितना खर्चा हुआ और पुराने वजीर आजम से कितना खर्चा। अभी ये बातें करने वाली है, ये बातें अब इन बातों से निकल है। 2 हफ्ते हो गए, हमने मुल्क में इमरान खान वजीर आजम बनाया, हमने मुल्क का, कोई हमने उसको कोई टीचर नहीं लगाया स्कूल का कि हाँ भाई तू बता तू क्लास में तुमने क्या किया है। जो चीज उसको देनी है उसको हमें ये चीज। सर आप भी जज्बाती हो गए इन सब बातों को लेकर के, लेकिन यहाँ में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने के लिए कहा जा रहा है। असल में सर हमारे साथ भी पेट लगा हुआ है, मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। आपसे और शहराम तरकई साहब से इल्तमास है, इल्तमास से दुआ के साथ साथ इल्तमास से जो है वो सब्र भी है कि हम ब्रेक पे जाएं फिर वापस आएं, फिर कुछ और मौजूआत है जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, मालूमाती प्रोग्राम चल रहा है, तो मालूमात हासिल करने के लिए मैंने मियां मन्नान साहब को ज़हमत दी है, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे बड़े अरसे के बाद गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है, यूं कहिए कि मुकद्दर संवर गया। जनरल नॉलेज के एक सवाल पूछना चाह रहा था कि ये खुर्रम दस्तगीर साहब फरमाते हैं खटारा गाड़ियां, हेलीकॉप्टर बेचना, इदारों को बंद करना बचत नहीं, बात दिल को लगी,
मैंने प्रोग्राम में शामिल कर ली। दुरुस्त है कि खटारा गाड़ियां और हेलीकॉप्टर बेच के कौम को उसकी कोई खिदमत नहीं की जा सकती, लेकिन ये खटारा होने से पहले चलती भी होंगी, यकीनन काम में भी आती होंगी। क्या ही जरूरी था कि एक मुल्क में जिसमें लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है, वहां का वजीर आजम 50+ गाड़ियां या 80+ गाड़ियां या 500+ वज़ीर आज़म जो नौकर जो है वो इस्तेमाल करे? क्या ही जरूरी था कि उसके लिए इतनी जबरदस्त लग्जरियस गाड़ियां जिनके ऊपर अब पीटीआई ढूंढ ढूंढ करके प्रोग्राम करवा रही है, उन भैंसों की वहां क्या जरूरत थी? 1 नशुद 8 शुद, वो इतनी मोटी मोटी काली भैंसें हैं, क्या जरूरी था कि वजीर आजम हाउस में घुसेड़ करके और वो नजरबट्टू की तरह उसको यूज किया जाता? मेरी बात सुने, बात ये है कि अगर वहां अच्छा खालिस दूध ताजा मिल जाए, पहले ये चेक कर लें पीटीआई वालों से कि उन सर एक बात आपने जो बात की है ना खालिस दूध पर, ईमान से आज मेरी घर में बात हो रही थी, अम्मी ने मुझसे कहा कि बच्चों के लिए लगवा लो। मैंने कहा अम्मा यहाँ तो सूंघने को नहीं मिल रहा, पीने को कहाँ मिलेगा? नवाज शरीफ साहब अकेले मेरे शहर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेड किए हैं और यूरिया खाद मिले का वो जो फैब्रिकेटेड दूध है वो उन्होंने हजारों लीटर जाया किया है। आपके शायद किसी चैनल पे खबर भी चली हो। सो बात ये है कि उन भैंसों की पीटीआई वाले मेरे भाई माजरत के साथ इन्वेंट्री चेक करे कि वो कब खरीदी गई, किसके पैसे से खरीदी गई, कितने पैसों की खरीदी गई। हवा में बातें कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर के बारे में टेक्निकल रिपोर्ट ये आई है कि एक 72 का है, एक 74 का है, एक 90 का है, एक 92 का है और टेक्निकली वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वो किसी अदारे को देंगे तो वो उस पर अच्छा खासा खर्च करके उसको इस काबिल करेंगे कि वो हेलीकॉप्टर चलने के काबिल हो सके। बाकी रह गई गाड़ियों हो या कोई चीज हो सक रहा है मेरा भाई, इन इन्वेंट्रियों को एक खास तरीके कार के तहत आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। चौक में खड़ी करके नहीं भेज सकते, बाद में ऑडिट पैरा बन जाते हैं और ऑडिट के एतराज करने पड़ते हैं। इसलिए कोई अथॉरिटी अपने जिम्मे नहीं लेती है। आप टेक्निकल बातें मेरी समझ रहे हैं ना? नहीं सर बिल्कुल, हालांकि मैं कोर रहा हूं इस मामले में, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बगैर किसी प्रॉपर प्रोसीजर के, प्रॉपर बिडिंग के आप कोई चीज बेचेंगे, चाहे वो स्क्रैप ही क्यों ना हो, तो आपके खिलाफ ऑडिट पैरा बन जाएगा। तो इसलिए जो ऑफिसर साहबान हैं वो आमतौर पे बचते हैं कि उनके खिलाफ ऑडिट पैरा ना बने और जो चीज खड़ी है भले खड़ी रहे, हम ना फंसे इसमें। ठीक है, भैंसों से आगे निकलते हैं सर, इंसानों में आते हैं और इंसानों में भी उन इंसानों में आते हैं जिन्होंने पहले आपसे फ्यूज हासिल किए थे। मैं बात कर रहा हूं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की। मैं उससे एक सियासी जमात के बारे में बात कर रहा हूं जिसके पॉलिटिकल हेडक्वार्टर 90 पे जा करके माथा टेका मुख्तलिफ हुकूमतों ने, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने, सियासी क़यादतों ने। उन्हें हुकूमतों में गिर पड़ के हाथ पैर जोड़ के शामिल किया, अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को वोट दिलवाया और बहुत कुछ किया। अब उसी का एक मेयर है कराची में जो हम पे मुसल्लत है बहुत अरसे से। अब वो ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो रौला पाया है शहर में, उसकी जिम्मेदार वो पिछली साबका हुकूमतें हैं जिन्होंने पता नहीं क्या किया, आवाम को पीने का पानी नहीं दिया, सेवरेज नहीं मिला और वो वडेरों की तरह से सारे सोचते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैं बोर कर चुका हूं आवाम को इस मसले पर। सर क्या जरूरत थी कि एक ऐसी सियासी जमात को जिस पर तोहमत नहीं, जिसके बारे में लिखा जा चुका है कि ये एक लिसानी सियासी जमात है जिसके अगराज और मकासद आप पर मुझ पर आया हैं, क्या जरूरत पड़ी थी सर उन लोगों को हुकूमत में ले करके पालने पोसने की? सांप को दूध पिलाने से क्या वो डसना छोड़ देता है? देखें मेरा भाई, हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि उसी जमात के 5-6 वोटों पे पूरी हुकूमत खड़ी है। नहीं वो तो है, लेकिन आप अपना बताएं ना सर। 4 वोटों से मोहतरम इमरान खान साहब वजीर आजम बने हैं। 172 चाहिए थे और 176 मिले हैं। आपके पास उस दिन का डाटा होगा जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हुआ है। अब वो अगर नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजगी पे ऊपर तो पूरी गवर्नमेंट जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ तो रहा हूं सर, कहने में थोड़ा सा तामुल है, लेकिन मुझे ये बताएं आप लोगों ने किया तो जायज, इमरान खान ने किया तो गलत है जी? मैं ये कह रहा हूं कि आप गए तो सही, इमरान खान ने किया तो गलत। नहीं सर नहीं, हम 4 वोटों से नहीं जीते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को दोनों सपोज आप 4 वोटों से नहीं जीते थे, सपोज वोट मिले थे और शाहिद खान को 226 वोट मिले थे। अरे हुजूर मैं ये कह रहा हूं कि आप 4 लाख वोटों से जीत गए, मैं मानता हूं। 70 वोट रिक्वायरमेंट से 60 ज्यादा लिए।
सर ये मेरा मसला नहीं है ना, मेरा मसला ये है कि आप लोगों ने कराची को क्यों जरूरत के मारे हैं। ये तो नजरिया जो पंजाब में गवर्नमेंट कर रहे हैं 186 चाहिए 186 है, ये तो बेचारे एक एक मेंबर के लिए पांव पड़ते रहेंगे, ये किसी से लड़ेंगे ना घूरेंगे। कराची के लिए हमने जो खिदमत की पिछले दौर में, और हम रेंजर्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 3 सालों में कराची को अमन का गहवारा बनाया, रोशनियों का शहर बनाया। अब अगर कराची के हालात खराब हुए हैं तो जो आज के हुक्मरान है वो सोचे कि उनसे कहाँ गलती हुई है। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा मियां मन्नान साहब, सर बल्कि मैं आपसे कहूंगा आप मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे पास है आपके लिए, लेकिन शहराम तरकई साहब जो हैं वो बोर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा उनके पास जाना चाहता हूं। शहराम तरकई साहब, पीटीआई को कराची की बड़ी जमात इन्वर्टेड कॉमाज बना दिया गया, सईद गनी साहब फरमाते हैं, और पीपीपी ने सहाफियों के मसाइल हल करने में किरदार अदा किया। अच्छा अब सहाफियों पे आ जाते हैं। सहाफियों के मसाइल हल करने में तो आप लोग भी पीछे नहीं हैं। कुछ सहाफियों के मसाइल तो आप लोगों ने जरूरत से ज्यादा हल कर दिए, मतलब अगले 10 साल तक तो उनके मसाइल अब उनके पास आएंगे ही नहीं। अच्छा नून लीग भी इसमें कम नहीं थी, नून लीग ने ढूंढ करके मेरे अलावा तमाम सियासी मसाइल, सियासी लोगों के नहीं गैर सियासी लोगों के, सहाफियों के हल कर दिए हैं। किसी को मीडिया विंग दे दिया, किसी को फलाना दे दिया, किसी को ठिकाना दे दिया। आप लोग भी माशाल्लाह ऐसा कुछ कार्य खैर कर ही रहे हैं, मैं अब नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन सर ये मुझे बताइए, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, ये जैसे ही पैदा होता है वैसे ही गोद ले लेते हैं या उसके लिए पालना पोसना जरूरी होता है? देखिए इस तरह की है, आप एक चीज़ को समझें कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आगे, पिछली हुकूमतों का मुआवजना कंपैरिजन करते हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप सिर्फ 30 दिन हुए हैं। मनान साहब ने कहा है कि जी ये तो इनको 6 वोटों से वज़ीर आज़म बने हैं या 10 वोटों से वज़ीर आला बने हैं। ये 6 वोटों वाले वज़ीर आज़म जो मेजॉरिटी आप कह रहे हैं, मेजॉरिटी है वज़ीर आज़म है, वो आपको ये करके दिखाएंगे जो आप पिछले 30-35 साल से नहीं कर पाए इस मुल्क के लिए। वहाँ का वज़ीर आला और पंजाब की हुकूमत वो कर पाएगी, ये हम आपको साबित करके रहेंगे जो आप पिछले 30 साल से हुकूमतों में रह के पंजाब के लोगों के मसाइल नहीं हल कर पाए। और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हमने तारीख रकम की और 2/3 अक्सरियत पे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, आने वाले इलेक्शन में आपको पंजाब में भी वाज़े हो जाएगा, आपको वफाक में भी वाज़े हो जाएगा और बाकी सूबों में भी इंशाअल्लाह ताला। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और मैं इंशाअल्लाह घर जाके घर वालों से भी कहूंगा कि वो भी आपके लिए नेक तमन्नाएं दें। डिलीवरी को देखेंगे, लेकिन सर नीयत को देखेंगे, सर मेरा सवाल कुछ और था, देखेंगे आप हमारी अचीवमेंट्स को देखेंगे। मेरा सवाल कुछ और था कि आप हमें पिछले मतलब कुर्सी नहीं मिली तो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। ये कुर्सी आनी जानी चीज है ना, ये किसी की जागीर नहीं है, किसी के नाम पे नहीं है, ये किसी की जाती चीज नहीं है, ये आवाम का। और जहां तक आपने सदीकी साहब बात की, कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, पंजाब के लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। और ये क्यों दिया? हम वो चीजें खैबर पख्तूनख्वा की एक सूबे में पिछले 5 साल में कर पाए। सर आप जितनी देर से मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको हलफ दे सकता हूं कि सर मैं ऑलरेडी कन्विंस्ड हूं। आप अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। मैं आपकी हुकूमत के आने नहीं आप कन्विंस हैं, लेकिन मेरे जो भाई हैं इन्होंने जो बात की मैं इनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा थोड़ी सी ये पेशेंस रखें, हमें थोड़ा सा ये बर्दाश्त करें, हम डिलीवर करेंगे। अगर ना किया ये तनकीद कर सकते हैं, इन पे कोई कतरा नहीं होगी, लेकिन इतने एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे कि हम साबित करें कि हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा सही, आप डिलीवर सर मुझे बोलने देना। अच्छा आप डिलीवर करेंगे, मैंने मान लिया। मैं सहाफियों पर आ रहा हूं। ये क्या जरूरी है कि हर सियासी जमात कुछ सहाफियों को, कुछ एंकर्स को या कुछ वॉटेवर को पेरोल पे ले या उन्हें उनकी खुशामदाना सलाहियतों के इस्तेमाल के जरिए से अपनी कारकर्दगी को ग्लोरीफाई करवाए, और जो नुक्ता एतराज उठाए उसकी जिंदगी दूभर कर दी जाए, उसे गालियां दी जाएं, उसके बारे में उसकी मतलब सत्यानाश कर दिया जाए। सोशल मीडिया का मतलब यह है कि आप किसी के बारे में कुछ भी फैला दें। एक सवाल अगर मैंने आपसे पूछा और आप ची मची हो गए या गोल चौरंगी आप मुझे घुमा रहे हैं, आप उसी की बेस पर कल मुझे तबर्रा फरमा रहे हैं। मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूं सदीकी साहब,
मैं आपकी बात का जवाब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिवायती सियासत नहीं कर रही। हम वो काम नहीं करेंगे जो पिछली हुकूमत, वो गलत काम जो गलतियां हुई हैं वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी कोशिश है और ये हमारे इरादे में हम ठीक काम करेंगे। जहां तक मीडिया के लोगों की बात है, जो ठीक है वो ठीक है, जो गलत करते हैं वो कोई भी हो, सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो पॉलिटिक्स में हो, वो सियासत, वो क्या कहते हैं मीडिया में हो, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी और ग्रुप में हो, ठीक ठीक होता है, गलत गलत होता है। ठीक और गलत में एक वाज़ेह फ़र्क है। तहरीक इंसाफ किसी गलत बंदे को या किसी गलत उसको सपोर्ट नहीं करेगी। जो ठीक होंगे हमारे लिए सारे रिस्पेक्टेबल हैं, कोई फर्क राइट सर। मियां मन्नान साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि किसी को नहीं नवाजेंगे। अभी वजीर आजम हाउस में एक काइंड ऑफ एग्जीबिशन हुई, एक प्रोग्राम भी शूट हुआ, वो मेरे ख्याल में नशर भी हो चुका है या होने वाला भी है, वल्लाह आलम क्या मामलात हैं। उसमें ये दिखाया गया है कि कितनी लंबी गाड़ियों का फ्लीट और वजीर आजम पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तेमाल किया करते थे। और चूंकि मोस्ट रिसेंट वाक़या शायद खाकान अब्बासी साहब कह लें, नवाज शरीफ साहब आप कह लें, सर एक आदमी एक वक्त में कितनी गाड़ियों में सफ़र कर सकता है? और आपके ख्याल में एक गरीब मुल्क में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कितनी गाड़ियां वज़ीर आज़म के फ्लीट में होनी चाहिए? वो आपके जो बाहर से सरबराह मुमलकत या डेलीगेशन आते हैं उनके लिए आती हैं। हम भी बाहर डेलीगेशन में जाते रहे हैं, हमें भी इसी तरह बाहर की हुकूमतें, यूरोप और दूसरे मुल्कों की हमें एंटरटेन करती रही हैं। मुझे समझ नहीं आती कि अगर आप बाहर से आने वाले सरबराहान को या डेलीगेट्स को गाड़ियां ये नहीं देंगे तो क्या किराए पे लेकर देंगे या वो अपनी गाड़ियां साथ लेकर आएंगे? कोई बातें लॉजिक से होती हैं मेरा भाई। ये प्रोपोगंडा, बुराए प्रोपोगंडा जो है वो इस मुल्क को कहाँ ले जा रहा है। मैं आपको 2 दिन पहले का वाकया बताता हूँ कि शेख रशीद साहब ने वो रेल कार का इफ्तिताह कर दिया मियाँ वाली से और पीएम हाउस में इफ्तिताह करा दिया पीएम साहब से। और उसी वक्त साद रफीक ने कहा कि मसला रेल कार का नहीं था, मसला रेलवे लाइन का था, ये रेलवे लाइन ठीक नहीं है, ये माने नहीं। और आज गाड़ी उल्ट गई, 15 आदमी शदीद जख्मी है, सुना है उनमें से 1-2 फौत हो गए हैं। अल्लाह के लिए कुछ अक्ल से काम करें, इस मुल्क को इस तरह ना करें। दुरुस्त है। अच्छा सर, उन अदवार का क्या कहेंगे आप? ये जो वाकया, इसकी तो तहकीकात 100% होनी चाहिए। अगर मेरे बस में होता तो मैं शेख रशीद साहब को बुलवा लेता ये पूछने के लिए, क्योंकि इधर उधर जाकर के क्लर्कों से सर फाड़ने का क्या मतलब। पिछली अदवार में जिनमें किसी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, किसी में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, साने घोट की याद है आपको? इसके अलावा और पता नहीं कितने सानेहात हैं। आखिर में यह होता है कि ड्राइवर चर्सी था, आखिर में यह होता है कि ड्राइवर शराबी था, और वो आदमी जो मलकुल मौत से निमट करके अभी मुनकिर नकीर से जो है वो निमट रहा है, आप उसके ऊपर इल्जामात की एक चार्जशीट फाइल कर देते हैं और उसके घर वाले बेचारे रुमाल मुंह पर रखे और माशरे में अपना मुंह नहीं दिखा सकते। ये पिछली हुकूमतों में ये काम भी तो हुआ, वो सही कैसे था? यही कहते हैं कि हम पूरा एहतराम करेंगे, इन वाली जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस दिन से ये आए हैं 10% मोटरवे का टोल टैक्स बढ़ गया है, मेट्रो का किराया बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं, बिजली का रेट बढ़ा दिया है, गैस का रेट बढ़ाने जा रहे हैं, और ये लोगों के लिए आसानियां लेकर आए हैं। पिछली हुकूमतों ने जुल्म किया था, ये अब मेहरबानी करेंगे, आपको अगले हफ्ते नजर आ जाएगी। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। शहराम तरकई साहब के जब्त की मैं दाद देता हूं सर। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे प्रोग्राम में अपनी मसरूफियत के बावजूद शरीक हुए। मियां मन्नान साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश कर रहे थे कि ये समझ पाएं कराची में आवाम को या ताजिर बरादरी को क्या मिला, MQM के हाथ में क्या आया, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त क्या कुछ करके जा रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।